Hello, friends. I am Abhishek Singh and I am your physics educator. Today, we are going to start a new topic in the chapter Physical World, that is Scope and Excitement of Physics. सो गाइज लास्ट टाइम हमने फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में देखा था और फिजिक्स के दो कॉन्सेप्ट यूनिफिकेशन और रिडक्शन के बारे में देखा था। अब थोड़ा उससे हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स जो है किन किन एरिया ऑफ लाइफ को डील करता है। तो अगर हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देखें तो जो फिजिक्स का जो स्कोप है ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में उसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हम लार्ज चीज़ों के साथ डील करते हैं एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में इन जनरल हम लोग स्मॉल चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। सो अगर हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना के बारे में बात करें तो मैक्रोस्कोपिक बाय नेम में क्लियर है कि ये मैक्रो ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है। मैक्रो ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है लाइक इट कैन डील विथ गैलेक्सी, इट कैन डील विथ स्टार्स, planet and like engines. It can deals with doors, it can deal with earth, it can deal with all those phenomena which can be easily observed by human senses. So if we see, it mostly deal with the classical mechanics. So what is the meaning of classical here? So the meaning of classical here is old. हम जब क्लासिकल वर्ड के बारे में बात करते हैं तो क्लासिकल का मतलब होता है कि सम काइंड ऑफ हम ओल्ड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ओल्ड फिजिक्स है दैट इज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इनके बारे में जो फिजिक्स है वो डील करता है। अब हम इससे आगे चलें तो हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें हम मोशन ऑफ द पार्टिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हम पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो दोज टॉपिक्स कम अंडर द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, जान लीजिए। एक तो मोशन होगा और दूसरा कहीं ना कहीं एक फोर्स लगेगा। तो जहाँ पे मोशन हो बिकॉज ऑफ सम फोर्सेस, तो एक मैकेनिकल फोर्सेस, एक एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जहाँ पे कोई मोशन हो तो ऐसे पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग, ऐसे फिजिक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं एक टर्म में, मैकेनिक्स। जैसे प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, प्रोपगेशन ऑफ वाटर एंड waves in air. Okay, so these are the examples of mechanical phenomena. Now come to the next subdivision of physics, that is electrodynamics. So by name it is clear that it deals with electric and magnetic phenomena of charged bodies. uh, so its rule and principle were given by Coulomb, Oersted, Ampere, and Faraday's. So if we see the example of this electrodynamic phenomena, we find the working of antenna, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो अगर कोई वायर है वो उसमें करंट कोई फ्लो कर रहा है और एक उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो एक सर्टेन तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब
किसके बारे में है? ये सब सारी की सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक फेनोमेना है। यहाँ पे कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अ, अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अ, ऑप्टिक्स को। तो अगर हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में बात करें तो ऑप्टिक्स में हम लाइट और लाइट से रिलेटेड फेनोमेना और डिवाइसेस की स्टडी करते हैं। सो इसमें हम रिफ्लेक्शन की स्टडी करते हैं, रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं, टेलीस्कोप की स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं, and color exhibited by thin films. So these are some example uh, which we are going to study in optics. So इसके बाद अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं तो बाय वर्ड इट इज़ क्लियर है कि थर्म मीन्स हीट। हीट की वजह से अगर कोई मोशन जनरेट होता है तो उसकी स्टडी जो की जाती है वो थर्मोडायनेमिक्स के फिजिक्स के एक जो ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करी जाती है। सो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इंटरनल एनर्जी के साथ डील करते हैं, एंट्रोपी के साथ डील करते हैं, टेम्परेचर चेंज ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो डायरेक्शन ऑफ केमिकल प्रोसेस, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब हम अगर माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना के बारे में डिस्कस करें तो माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना क्या हो गई? तो जो क्वांटम थ्योरी हो गई, अ, अगर पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में किस तरीके के फोर्सेस वर्क करते हैं, तो एक इसके अंदर आ गया, क्वांटम थ्योरी के अंदर आ गया। तो यहाँ पे दिस डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, interaction between electron and protons. So these are known as microscopic phenomena। और हम ऐसे चीजें हम एटम, मॉलिक्यूल्स और उनके अंदर लगने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गाइस ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इसमें एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। सो अभी हमने जो फिजिक्स के स्कोप के लिए दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया था, यहाँ से हमें पता लगता है जो फिजिक्स का स्कोप है दैट इज वेरी वास्ट। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे किसी गैलेक्सी के बारे में भी स्टडी कर सकता है, किसी स्टार के बारे में स्टडी कर सकता है, लाइट के बारे में स्टडी कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर सकता है, और स्टार और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, दो गैलेक्सीज की साइज के बारे में स्टडी कर सकता है। इतनी बड़ी बड़ी चीजों, अर्थ के वेट के बारे में डिस्कस कर सकता है, अर्थ के मास के बारे में डिस्कशन कर सकता है, स्टार के मास के बारे में डिस्कस कर सकता है, उसके शेप एंड साइज के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो इतनी माइक्रोस्कोपिक लेंथ और मास ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटिटीज के बारे में डिस्कस करते हुए ये एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच, उनकी साइज, शेप और उनके बीच में लगने वाले इंटरेक्टिव फोर्सेस के बारे में स्टडी कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि जो फिजिक्स का स्कोप है, स्मॉलेस्ट, इतने बहुत बड़े इतने ऑब्जेक्ट से लेके इतने छोटे इलेक्ट्रॉन और एटम तक के स्मॉलेस्ट पार्टिकल की स्टडी करता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ स्टडी है या स्कोप ऑफ फिजिक्स है दैट इज टू लार्ज। Now come to the next topic. What are the exciting thing in the physics? So there are many exciting, totally exciting field है। यहाँ पे देखो, आज के टाइम में आप जो कंप्यूटर्स देख रहे हो उनके पीछे कौन है जी? फिजिक्स है। आप रोबोट देख रहे हो,
उनके पीछे कौन है? फिजिक्स है। अच्छा जी, आप भेज दे रहे हो इनको, किनको? सैटेलाइट को, सैटेलाइट को भेज रहे हो यूनिवर्स में, उनके पीछे कौन है? फिजिक्स है। इतना फास्ट इंटरनेट कौन है? फिजिक्स है। सो इतनी हमें, आपको पता है कि जो टोटली हमारी आज की कंप्यूटेशंस हैं, पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके पीछे कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे जो सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व है, उसके बैक एंड में कौन है? फिजिक्स है। तो यहाँ पे हमें देख इतनी एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीजें फिजिक्स के थ्रू हो रही हैं। ओके, अगर हम लोग और भी इसके बारे में बात करें, इसके नेचर के बारे में बात करें, तो फिजिक्स में हमारे पास कुछ बेसिक थियरीज हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही तरह से अप्लाई होती हैं। कॉन्सेप्ट और लॉज हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, एप्लीकेशन और एक्सप्लॉइटेशन है। इसका कुछ आप अप्लाई एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसके थ्रू, कुछ एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हैं। तो देयर इज टू मच एक्साइटिंग थिंग विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। शायद हम लोगों के लिए अगर इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे तो मुझे लगता है कि 24 आवर्स भी कम पड़ेंगे। जितना चाहें इसके एक्साइटमेंट के बारे में, फिजिक्स क्या कर सकता है, फिजिक्स के थ्रू हुआ क्या है हिस्ट्री में, इट्स अ क्वाइट एक्साइटिंग। Now come to the next topic, that is insights of physics. So physics deals with some kind of insights like qualitative measurement. सो अगर हम फिजिक्स के कुछ इंसाइट के बारे में बात करें कि फिजिक्स के को समझते हुए, तो फिजिक्स में क्वालिटेटिव मेजरमेंट इसेंशियल है। इसके जो भी फंडामेंटल और बेसिक लॉज हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे मैं ग्रेविटेशन के बारे में बात करता हूँ, तो अगर कोई दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में अगर फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो इन दोनों पार्टिकल को कहीं भी रख दिया जाए यूनिवर्स के दो पार्ट में, या ये दोनों पार्ट यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में हो, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स श्योर है कि ये यूनिवर्स के किसी भी दो पार्ट में हो, ये दो पार्टिकल, इनको कहीं रख दो, इनको एक पार्टिकल को आप सन पे रख दो, एक को अर्थ पे रख दो, या एक को दूसरे स्टार पे कोई हो, मान लो उसका नाम हमने दे दिया U1 स्टार, ये मान लो दैट इज 1 मिलियन लाइट ईयर अवे, 1 मिलियन लाइट ईयर यहाँ से दूर है, तो उस कंडीशन में भी इनके बीच में क्या करेगा? ये फोर्स एक्ट करेगा। सो इसके बेसिक लॉज हैं वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह काम करते हैं। जैसे हमारी जो सोच होती है पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है, बट फिजिक्स के लॉज यूनिवर्स के हर एक पार्ट में एक्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फिजिक्स को स्टडी करना है, तो किसी भी जगह पे हो सकता है बहुत सारे चीजें इम्पैक्ट कर रही हो। चलिए मैं आपको एक इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक मान लो एक पत्थर है, हाँ, इसको मैंने फेंका यहाँ से। अगर इस एग्जाम्पल को आपने समझ लिया, तो अप्रोक्सीमेशन की यहाँ मीनिंग क्या है, कि व्हाट इज मीन बाय सेइंग अप्रोक्सीमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है या कोई पत्थर है, इसको हमने फेंका, ये जब टॉप से बॉटम में आया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मैंने मान लीजिए आपसे यहाँ की स्पीड पूछी, तो आप सिंपल स्पीड निकाल दोगे, v इक्वल टू, मान लो हमने जस्ट ड्रॉप किया u प्लस, यहाँ से बताइए, ए टी, ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगी जी, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, या v, अगर टाइम की वैल्यू पता है टाइम की वैल्यू रख लो, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से v की वैल्यू हम अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh करके निकाल सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें
यानी वेलोसिटी में किसका रोल है? ग्रेविटी का रोल है, एच का है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पत्थर जो है, अ, अगर इसको हम फेंक रहे हैं, अगर इस पत्थर की जगह मान लो हम ऐसी कोई बॉडी फेंकते हैं, मान लो मैं एक अपना लैपटॉप ही फेंक देता हूँ ऊपर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लैपटॉप के ऊपर कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन काम करेगा, बट उस एयर फ्रिक्शन को हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम वहां पे इसको कि वो नेग्लिजिबल काम करेगा, इस वजह से उसका अप्रोक्सीमेशन करते हुए हम एयर फ्रिक्शन को, जो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ फिजिक्स में समझने वाली चीज है कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इस पे ग्रेविटी को ऐसे फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से नीचे के डायरेक्शन में जाने लगेगा, बट एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। जब एयर से टकराएगा ये पार्टिकल, टकराते हुए नीचे आएगा, तो बट उस केस में हम एयर फ्रिक्शन की कैलकुलेशन नहीं करते, सो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। हम जब भी बहुत सारे कहीं भी किसी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में किसी भी चीज की स्टडी करते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन जरूर होता है, बट फिजिक्स हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू, मैक्सिमम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। जैसे ही हम एक्यूरेट वैल्यू जितना ज्यादा से ज्यादा रहेगा, उतना बेहतरीन से बेहतरीन हम फिजिक्स को अपने टेक्नोलॉजी में, अपने सोसाइटी में यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप it is clear to you. Okay guys, thank you for watching this lecture. अगर आपको कोई डाउट है या प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर watching my lecture. Please subscribe our channel. Thank you.